जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर रूरल पॉपुलेशन, इन लोगों के लिए क्या हम कोई इस तरह का प्रोविजन कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड चैलेंजेस के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं करते हैं, लेकिन हम 100-200 करोड़ का बीमा का प्रीमियम नहीं देते हैं। देखिए, पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ अलग से करना पड़ेगा। क्लैरिटी नहीं है या समझा नहीं पा रहे हैं, वो समस्याएं कहाँ देख रहे हैं आप? कितना ज़्यादा हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं, हमारा पेनिट्रेशन रेट कितना इंप्रूव करता है। दूसरा, एफडीआई के आने से 100% एफडीआई के आने से बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट नहीं किया। देखिए, गिग इकोनॉमी की बात करते हैं हम। इंश्योरेंस इज एन इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, उसमें हम मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स को अफोर्डेबल पॉलिसी दें। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर प्रतीक प्रियदर्शी जी, जो कि चेयरपर्सन हैं इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम BIMTech के। बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस टू बी हियर। जी, जिस तरह से दर्शक भी जानते हैं और आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, आज एक बार फिर से हम बजट, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं जनता की, किस सेक्टर को क्या मिलने की उम्मीद है, अलग अलग सेक्टर एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। प्रतीक जी, इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत सारी उम्मीदें इस बार। मेरा ये मानना है कि उम्मीदें पब्लिक की, जनता की हमेशा से रही हैं। अब ये निर्भर करता है सरकार के ऊपर, खासकर आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, कि किस हद तक हमारी उम्मीदों पर ये खरे उतरते हैं। बिल्कुल, उम्मीदों पे बात करेंगे और बोर्ड पे चलेंगे। आप देखिए, क्योंकि हर सेक्टर को उम्मीद रहती है कि सरकार इस बार क्या करने वाली है, इस बार क्या रहने वाला है। इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोगों की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए ना, ये जो सेक्टर है और जो लोग हैं, जिंदगी का सवाल रहता है। बिल्कुल, और बहुत सारी उम्मीदें हैं और चलिए जानते हैं कि करके क्या ये सेक्टर डिमांड कर रहा है इस बजट में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की बात की, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इसका एक हिस्सा है। अगर हम इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की बात करते हैं, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है पेनिट्रेशन रेट। आई विल जस्ट जॉट इट डाउन। नाउ, पेनिट्रेशन रेट का सीधा मतलब मेरा ये होता है कि जब हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इंश्योरेंस प्रीमियम की इन कॉन्टेक्स्ट टू द GWP, ये हमारा दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। इसको बढ़ाना है, तभी हम, जाहिर सी बात है कि हम इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 कर सकते हैं। और अगर हम ये करते हैं, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा सेकंड जो आता है, वो आता है मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स का। So my second point would be senior citizen and middle class. Now, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास की बात क्यों कर रहे हैं? जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के कारण मेडिकल सुविधाएं बढ़ रही हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 12, 13, 14% इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमने बेनिफिट्स दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस में, और मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस की बात कर रहा हूं, उसमें वो जो बेनिफिट्स हैं वो स्टैटिक हैं। भाई, अगर हर साल 12, 13, 14% मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई बाकी जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं इनकम टैक्स के, उसमें भी बढ़ाएं। दूसरा मुद्दा क्या है, पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन्स, कि एवरेज मिडिल क्लास के लिए दवाइयों का खर्चा या मेडिकल जो एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं, उनका खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास जो बेनिफिट्स हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जीएसटी हमने हटा दिया है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप था इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ करने से वो नहीं होता है। ट्रस्ट फैक्टर इज स्टिल देयर। आज भी हमको, लोगों को विश्वसनीयता की बात आती है, तो ये भी एक मुद्दा मेरा है। इससे जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इनकम टैक्स के लिए सबसे ज़्यादा लोग उत्सुक रहते हैं कि भाई हमें क्या एग्जाम्पशन बढ़ा, मेरा क्या बेनिफिट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये एंड ऑल एंड बी ऑल नहीं है। इसके अलावा मेरे लिए समस्याएं हैं।
हम लोगों ने अभी एफडीआई में 100% इंक्रीज किया है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। लेकिन मेरी समस्या ये है कि उस एफडीआई का जो कानून का है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जमीनी तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ नीतिगत बातें हमने की हैं? जी। Is it actually being translated into action, or was it just some sort of a political thing that we worked on? मेरा कंसर्न वहां है। सो तीसरा पॉइंट मेरा ये आता है एफडीआई इंप्लीमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई आने से हमारे इंश्योरेंस कंपनीज को या इंश्योरेंस सेक्टर को सपोर्ट मिलता है, तगड़ा सपोर्ट मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ विच, जैसे कि हम इंश्योरेंस पार्लेंस में कहते हैं कि साहब री इंश्योरेंस सपोर्ट मिलेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर होंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट होंगे, खासकर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि प्रीमियम कम होगा उसमें या कवरेज ज़्यादा होगा। इसके साथ ही साथ मेरा ये सवाल भी आ रहा है कि जो आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं, कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। कुछ तो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो रिफ्यूज कर देते हैं, सरकार उनके लिए क्या करेगी? जी। बजट में कोई तो प्रोविजन होना चाहिए कि अगर इस तरह की गलतियां करते हैं, और जब मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर है, रैम्पेंट है, हमें मालूम है ये, बट उसका इंप्लीमेंटेशन, उस पर एक्शन क्या हो रहा है, वो नहीं होने से ट्रस्ट कम होता है, लोगों में थोड़ी सी परेशानी है। तो एक ये मुद्दा मेरा ये भी आता है। इन सब चीज़ों के अलग हट जब हम जाते हैं, बजटरी प्रोविजंस की जब हम बात करते हैं, आप याद करें कि पिछले 5 साल, 7 साल, 8 सालों में सरकारी नौकरियों में कमी हुई है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में और इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी, जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, या फिर रूरल पॉपुलेशन, इन लोगों के लिए क्या हम कोई इस तरह का प्रोविजन कर सकते हैं जिसमें कि पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर मेडिकल बेनिफिट्स का हम कोई प्रोविजन बना सकते हैं कि भाई इनके एम्प्लॉयर को हम ये बेनिफिट देंगे अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं? तो एक वो मुद्दा मेरा ये भी रहता है कि जब हम बात करते हैं कि गिग इकोनॉमी एंड स्लैश अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट जी। क्योंकि ऑफ लेट प्राइवेट सेक्टर में देयर इज बीन अ फोकस, हम एकदम ध्यान से चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं जिसमें कि गिग इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है। ये तो इंडिविजुअल्स की बात हो गई कि हम इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर लेते हैं, एफडीआई बात कर लेते हैं। लेकिन जो मुद्दा हमारे लिए अहम है वो ये कि विकसित भारत या 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड चैलेंजेस के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं करते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे कि आप नेचुरल कैटास्ट्रफीज, प्राकृतिक आपदाओं का भी बीमा करा सकते हैं। आज से करीब 12-13 साल पहले भारत के 2 प्रदेशों के लिए मैंने खुद ये प्रपोजल स्विस री के साथ मिलकर जाके पेश किया था, कुछ काम नहीं बढ़ा उस पर आगे। लेकिन आज हमारे लिए क्या है, हम आपदा के बाद हजारों करोड़ रुपए का अनुदान दे सकते हैं, लेकिन हम 100-200 करोड़ का बीमा का प्रीमियम नहीं देते हैं। ये डाइकोटॉमी, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है। तो मेरी उम्मीद ये होगी सरकार से कि इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो बीमा कंपनियों के पास सुविधाएं हैं उसका बेनिफिट उठाएं। सो फॉर मी, नैटकैट्स हम कहते हैं इसको, नेचुरल कैटास्ट्रफीज, नैटकैट्स के प्रोविजन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की बात करते हैं, उसी में अगर रह जाती हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जमीन पर या धरातल पर इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो मेरे दिमाग में इतनी ही बातें आ रही हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल, और वही एक्सपेक्टेशन पर सवाल होगा। ये जितने भी आपने पॉइंट्स गिनाए हैं इन पर चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता ना
जब भी कोई शख्स बजट का भाषण देखता है या उसके बाद की जो खबरें देखता है, एक सवाल ये रहता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। आपसे ये सीधा सवाल मैं पूछूंगा कि क्या अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है या इस तरह के प्रोविजंस लाए जाते हैं, क्या एक बार फिर से ऐसी खबर देखने को मिल सकती है कि इंश्योरेंस जो है उसका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा लोगों को, ऐसा कुछ आप समझते हैं? और समझते हैं जो आपका जवाब होगा उसकी वजह भी बताइएगा। थ्योरेटिकली हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर द मासेस बना सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं जो अफोर्डेबल है, यानी कि जिसका प्रीमियम हम दे सकते हैं ना। ऐसे सिचुएशंस में जब जीएसटी पे हमने काम कर लिया है, एफडीआई पे मैंने काम कर लिया है, तो अगर हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाते हैं और टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, तो मेरा अपना मानना है कि ये हम अफोर्डेबिलिटी ला सकते हैं अगर हमने एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट किया तो। बिल्कुल, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि बीमा कंपनी या इंश्योरेंस कंपनियां सही चीज बेच रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लेम दे रही हैं कि नहीं। 100 में से 98 क्लेम पेमेंट हो जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो जो 2 रुकते हैं उस पर समस्या हो जाती है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि जो गैप है, और जो आपका पहला पॉइंट है पेनिट्रेशन रेट, कि कितने लोगों तक बीमा गया या कितने लोग जो है बीमा धारक हैं, जहां आपने जिक्र किया कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, उसमें इंश्योरेंस फॉर ऑल भी है। तो ये पेनिट्रेशन रेट, बजट में ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं कि ये पेनिट्रेशन रेट बढ़ जाए? देखिए, पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रेगुलेटर है IRDAI और जो वित्त विभाग का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं इस डायरेक्शन में जिसमें चीज़ों को सुधार हो। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि गांव देहात सुदूर एरिया में हमारा शहर का एजेंट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आने जाने में इतनी खर्च हो जाएगा कि वो बीमा बेच के कमीशन कितना कमाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि जब जनधन बैंक अकाउंट सिस्टम बना था, तो करीब करीब हर जनधन अकाउंट होल्डर के पास एक मोबाइल फोन आया था। सबों को लेना पड़ा था चूंकि बैंक का मामला है। अब अगर हम उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं पेनिट्रेशन के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, तो निश्चित तौर पे जो पेनिट्रेशन रेट हमारा है वो इंप्रूव करेगा। इस पे काम चल रहा है। लेकिन अगर इन सारी चीजों के पीछे अगर एक बार सरकार पुश कर देती है कि वी नीड टू डू दिस, और इसमें इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज का भी रोल होना चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इट विल बी अचीव्ड बाय 2047। और आपका जो दूसरा पॉइंट था कि सीनियर सिटीजन्स और मिडिल क्लास, देखिए सीनियर सिटीजन्स अगर वो इंश्योरेंस लेने जाते भी हैं, जो जिनकी उम्र हो गई है, काफ़ी उम्र हो गई है, और अगर उन्हें एक तो महंगा प्रीमियम देना पड़ रहा है, और मिडिल क्लास के साथ ये मुझे लगता है कि एक दिक्कत होगी कि क्या जो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, हर महीने पैसे दे रहे हैं प्रीमियम के, क्या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्या उसका सेटलमेंट होगा कि नहीं, क्लैरिटी नहीं है या समझा नहीं पा रहा है। वो समस्याएं कहाँ देख रहे हैं आप यहाँ? सबसे जो हमारे लिए चैलेंज की बात है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एजेड सोर्ड। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने चारों तरफ स्प्रेड आउट किया मैसेज कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी खबर जाती है, करे उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट उस इंश्योरेंस कंपनी को हार्म करता है। उसने, मैं जैसे आपको बता रहा था कि 98 क्लेम्स अगर उसने पेमेंट किए हैं, कोई नहीं पूछेगा। 2 नहीं पेमेंट किए, उस पर बात आ जाती है। लेकिन बात वहां नहीं है, उससे भी आगे बात जा रही है। जब सीनियर सिटीजन्स के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, कोई भी बीमा कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, दे आर इनटू बिजनेस, वो व्यापार कर रहे हैं, वो घाटे का धंधा नहीं करना चाहेंगे। तो देयरफॉर इट्स अ नंबर्स गेम। कितना ज़्यादा हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं, हमारा पेनिट्रेशन रेट कितना इंप्रूव करता है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमारे पास एफडीआई का पैसा आया, हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाया है, देयरफॉर आई एम इन ए पोजीशन टू गिव यू अफोर्डेबल पॉलिसी। अगर हम सीनियर सिटीजन को या मिडिल क्लास के लोगों को ये बेनिफिट दे पाते हैं, तो आप ये सोचिए कि उस परिवार का या उस सीनियर सिटीजन के फैमिली का
कितना फोकस बाकी कंस्ट्रक्टिव चीजों पर आएगा। बिल्कुल दे विल हैव इनफ स्पेयर मनी टू डू अदर थिंग्स। बिल्कुल। तो इसलिए दिस इज डुएबल, ये डुएबल है। अच्छा देखिए, आपने एफडीआई इम्प्लीमेंटेशन की बात की, हमने देखा कि सुधार हुआ, जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया, ठीक है। उससे एक बात चली कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो सस्ता हो जाएगा। दूसरा, एफडीआई के आने से 100% एफडीआई के आने से बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। आप एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट अभी तक क्या देख रहे हैं? अभी तक का जो समय हुआ है उस फैसले के बाद से, क्या ये चेंजेस हुए हैं या इन प्रोसेस हैं? क्या लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिल रहा है? कैसे देखते हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये बहुत मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। हमने जितनी बातें की कि साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कि इंश्योरेंस प्रीमियम जीएसटी के बावजूद, हटाने के बावजूद बढ़ गया है। उसके और भी फैक्टर्स हैं। हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट नहीं किया। हमने कॉमन मैन को यह नहीं बताया कि भाई आपका प्रीमियम बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ कारण जीएसटी ही है। उसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, एज फैक्टर आता है, आपके क्लेम्स आते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आता है ना। सिर्फ एक जीएसटी हटा देने से, और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, सरकार हमेशा कहेगी कि साहब हमने जीएसटी हटा दिया, इतना पैसा तो कम हो जाना चाहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी या फॉर अ कॉमन मैन वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है एक्शंस में। तो कुछ लोगों को फायदा एक्चुअली हुआ है, कुछ लोगों ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बढ़ाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि ये परेशानी हुई है कि क्योंकि वो एज ब्रैकेट में ऊपर चले गए तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम बढ़ गया। अब उनको कोई समझाने वाला चाहिए कि भाई साहब जीएसटी के बावजूद ये बढ़ने वाला था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने प्रॉपर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं किया है, हमने एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट नहीं किया है। अब मुझे बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से IRDAI और DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लोग इस तरह का मैसेजेस दे रहे हैं सो दैट एटलीस्ट पीपल शुड बी अवेयर। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस बढ़ाना। अब देखिए, गिग इकोनॉमी की बात करते हैं हम, गांव देहात में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी हो जाती है कि भाई एक माइंडसेट बन जाता है ना कि देखिए अगर ये इंश्योरेंस वाला है तो अगर ये पॉलिसी बेच रहा है तो अपने हित के लिए बेच रहा है, अपने स्वार्थ के लिए बेच रहा है, मेरा कम फायदा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही बात है। और ये जो गिग इकोनॉमी वाले जो लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर्स हों, चाहे कोई भी हो, उनके लिए बेहतर इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं हम? क्या आप समझते हैं ज़रूरतें इसमें क्या है? मेरा अपना मानना ये है कि आज की तारीख में और आने वाले समय में, चाहे वो गिग इकोनॉमी हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर रूरल मासेस, they are going to be an important segment for insurance companies. अगर ऐसा है तो हमें इनका ध्यान रखना होगा, और यही मेरा मानना है कि ये जो 20-22 साल हैं, क्योंकि देखिए 50, 53, 54 साल हमें हो गए सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि साहब इंश्योरेंस इज एन इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट एंड नॉट अ जस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। 53-54 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम इसको बियॉन्ड अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट मानते हैं। तो इससे आधे समय में हमें चाहिए कि ये मैसेज चला जाए फॉर दीज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स कि भाई दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट टू यू। और अगर जब तक हम ये सपोर्ट की बात नहीं करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, तब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे विकसित भारत का, क्योंकि अब ये सेगमेंट बढ़ेगा। गिग इकोनॉमी या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, नंबर्स बढ़ेंगे। जो हमारा रूरल सेक्टर है वहाँ हम काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, चूँकि शुरू से रूरल इंश्योरेंस पे बीमा कंपनियों का फोकस रहा है, लेकिन ये 2 सेगमेंट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसके लिए प्रोफेसर प्रतीक, आपको नहीं लगता है कि जो प्रीमियम प्राइजेस अर्बन जो कस्टमर्स हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन वो शायद जो रूरल वाले हैं या जो गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं वो शायद वो ना अफोर्ड कर पाएँ, तो ये जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनियों की भी हो जाती है कि उस तरह के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वो लेके आएँ? देखिए, एक हमारा सेगमेंट रहा है माइक्रो इंश्योरेंस करके। रूरल इंश्योरेंस तो खैर है ही, माइक्रो इंश्योरेंस होता है खासकर ये उन लोगों के लिए है जिनकी आय बहुत कम होती है। माइक्रो द वर्ड इटसेल्फ मीन्स स्मॉल जी। तो माइक्रो इंश्योरेंस में हम लोगों ने आज नहीं पहले भी किया है
कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देते थे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको ये बेनिफिट्स हम देते थे। तो वो चीज़ें हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे कि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से अगर हो जाता है तो मुझे ये समस्या नहीं दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे पास कि हमने जिसको काम कहा था कि भैया ये माइक्रो इंश्योरेंस की पॉलिसीज आपको ठीक ठाक करनी है, उसने अपना टारगेट पूरा किया और बैठ गया। लेट्स गो बियॉन्ड इट। और जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बजट से, अपने बाउंड्री से, अपने लिमिट से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। बट यू राइटली रेज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक इस पे बीमा कंपनियों को और फोकस करना पड़ेगा। सरकार का फोकस तो खैर है ही, और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। आपने जिक्र किया नेट कैट का, नेचुरल क्लैमिटीज का। हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था उत्तर भारत के कई राज्यों में जो हैं आपदाएं आई थी। तो इस जब हमारे जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, तो वहाँ फसल बीमा जैसा योजनाएं वो बहुत मैंडेटरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? फसल बीमा योजना काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन मैंने आप जैसे बताया ट्रस्ट इशू आ जाता है, क्लेम्स पेमेंट में टाइम लग रहा है। तो वो गैप को ब्रिज कैसे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि साहब हम तो टेक्नोलॉजिकली हमने कर लिया, आपको सैटेलाइट डेटा मुझे मिल गया है, इंश्योरेंस कंपनी को हमने प्रीमियम दे दिया ऑनलाइन। बट सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ रोड़े हैं अभी भी। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये फसल बीमा योजना अपने लेवल पे शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है लोगों को कि साहब इंश्योरेंस कंपनी सही काम कर पाएगी। तो ये ट्रस्ट बरकरार रखना, बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा मेरा आता है नैटकैट का, नेचुरल कैटास्ट्रोफीज का। ऐसी कई सारी पॉलिसीज हैं जिनमें कि हम प्राकृतिक आपदाओं का बीमा कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा एक पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जिसने एक पैरामेट्रिक इंश्योरेंस ले रखा है। वो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है जिसमें कि कई सारी आपदाओं के लिए आप बीमा करा सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन जब आप अगर 5,000 करोड़ के क्षति की बात करते हैं और उसके एवज में हम आपसे कहते हैं कि आप 200 करोड़ का प्रीमियम दें, तो मेरा मानना है कि कर लेना चाहिए। क्योंकि आपदाओं के बाद हम अपने बजट से, बजट के बियॉन्ड पैसे देते हैं, प्रीमियम का पैसा देने में क्यों प्रॉब्लम है? बिल्कुल। और देखिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं संक्षेप में, वेरी ब्रीफली अगर आप बताना चाहें 2-3 पॉइंट्स जो इस बजट में सरकार को ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, और जिस तरह से सरकार खुद जिक्र करती है कि विजन विकसित भारत 2047 वो पूरा करने के लिए वो एक रोड मैप की तरह होगा। 2-3 पॉइंट्स अगर आपको बताना चाहें। मेरा अपना मानना है कि सबसे पहला तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जो पेनिट्रेशन वाली बात है उसमें हम मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स को अफोर्डेबल पॉलिसी दें। दूसरा, एज एन इंसेंटिव उसी कैटेगरी के लिए आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में थोड़ी लिमिट बढ़ाएं। जीएसटी घटने से निश्चित तौर पे फायदा हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। तो अगर आप एग्जेम्पशन बढ़ाते हैं तो विजिबल है, नजर आता है जी। बजट में सबसे पहले कॉमन मैन देखता है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का क्या हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बजट में लोग सबसे पहले ये देखते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है, तो वो तुरंत नजर आ जाता है। एक ये करना चाहिए। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि आज खासकर जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू आ गया है मेरा, उसमें प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सरकार को ये अपना प्रोग्राम निश्चित तौर पे क्लियर करना चाहिए कि हम ये करेंगे। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल लगे, इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंसेंटिव मिलता है, और एफडीआई के आने से तो हमारे पास और भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पैसे आएंगे तो हम और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोविड के कारण हम लोगों को जो सीख मिली है उसका इस्तेमाल हम करेंगे अभी हम। मेरा हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रतीक। आपने बहुत ही सरल भाषा में, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे किस तरह से क्या ज़रूरतें हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, और कैसे उनका इंश्योरेंस जिस तरह से उनकी उम्मीद होगी कि इस बार सस्ता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू। आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।